नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। लीजा लुनिया जी भी हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मुन्नी गुप्ता जी पहले से उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। गर्मा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, तो गर्मा भारद्वाज जी का भी स्वागत है और सत्यवती कुकरेती जी का भी स्वागत है। रजमा राय का स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हरगुरिंदर सिंह जी है, हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। और हमारे आज के फैकल्टी ये सारथ साहब, सी शर्मा साहब उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। इसके अलावा ये सारथ उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। तो हम लोग देखिए, हम सबको प्रेरित ये कर रहे हैं और हम सब गुजारिश भी करते हैं कि हमारे जितने लोग श्रोता हैं उतने ही वक्ता चाहते हैं। जो सुने वो कभी सुनाए भी हम लोगों को। सुनने का अधिकार ही न रखे, सुनाने का अधिकार भी रखे। तो हम तो चाहते हैं कि सारे हमारे फैकल्टी एक एक चैप्टर केवल, कुछ नहीं, आप केवल जो है एक चैप्टर का आधा भाग बताइए। 2 लोग मिलकर एक चैप्टर बताएं, लेकिन बताएं जरूर। उससे क्या होगा, जो ज्ञान, देखिए अभी ये देखने में सुनने में वो लगता होगा अटपटा, हमको बताना किसको है? हमको बताना है खुद को, अपने आप। खुद को इसलिए बताना है क्योंकि हम थेरेपी जब जान जाएंगे तो हम जो पॉइंट लगाएंगे दूसरे पर, वो अच्छे मन से लगाएंगे, अच्छे ज्ञान से लगाएंगे। और ज्ञान और भक्ति, भक्ति भाव में कोई अंतर नहीं ना। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। सब संसार में जो कल्याण काम करना है उसके लिए है दोनों मार्ग। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और हम समर्पण करना चाहते हैं तो हम भक्ति मार्ग में हैं। और ज्ञान मार्ग ये है कि हम लोगों ने उसको ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि इस पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे तो हम वो उनको ठीक कर पाएंगे। और हमारे हाथों का स्पर्श जो है वो मैग्नेट नहीं है, लेकिन वो हाथों का स्पर्श का प्रभाव मैग्नेटिक है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे मेल के राइट इंडेक्स फिंगर में साउथ नॉर्थ पोल है और लेफ्ट में है नॉर्थ पोल है और मिडिल में हमारे मेल के साउथ पोल है। तो लेडीज में उल्टा है। तो यानी ये दोनों चीजें, मैग्नेट जो लगा रहे हैं वो और जो मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहे हैं वो, इन दोनों के माध्यम से। तो एक मैग्नेट का ज्ञान का हो ज्ञान मार्ग है और दूसरा मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग है। हम कुछ समर्पित कर रहे हैं उसको, हम इस भाव से समर्पित कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। और हम मानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम सब में दर्शन कर रहे हैं किसके? श्री राम में सब जग जानी और करम प्रणाम जोर जुग पानी। हम श्री राम को सब में सबके देखते हैं, अपने को सब में देख रहे हैं, सब में अपने को देखते हैं। यही भाव होना चाहिए जो गीता का भाव है। तो इस भाव से हमको सबको काम करना है, कोई अकेले नहीं। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप आइए, अपनी बात कहिए। आप 2 पेज पढ़िए, 4 पेज पढ़िए। और आप दूसरा और भी रहस्य आप रहस्य नहीं है कोई, सब जाना हुआ है। आप जिस आराध्य को मानते हो, जिस देवता देवी को मानते हो, उनसे वंदना कीजिए कि वो हमारे बाएं बैठे, हमारे दाएं बैठे, कहीं भी जहां चाहते हो आप वहां बैठाइए और उनसे आराधना कीजिए कि जब कभी हम हों तो हमारे हाथों में यश दें, कि बोले में हो तो वाणी, अगर मतलब हो तो सरस्वती देवी या जो भी देवी देवता है वो हमारे वाणी विराजमान हो, हम बोले सही सबको हो जाए। और जब हाथों से आप चिकित्सा करें तो उस हाथों में विराजमान होइए ताकि हम जो लगाए पॉइंट वो सही हो जाए। तो हमारा मन और हमारा भाव और हमारे ईश्वर तीनों के साधात्म होगा, ट्राइपॉडिक कंसेप्ट। ठीक है, तो हम पुनः ये सारथ साहब का स्वागत कर रहे हैं।
और हम लोग कल की जो क्लास है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अग्निवेश में यस, जब आप कहेंगे सारा तो वो Yes, sir. निकाल देंगे वो वाला, ठीक है? यस सर, यस जो सर, सर आपने निकाल भेजा दीजिए सर, वो निकाल दीजिए, उसमें थोड़ा अच्छे निकाल से। दें? अच्छा यस। ठीक ठीक, निकाल दे रहा हूँ। यही है ना? नहीं सर, ये एंडोक्राइन, हाँ इसी 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 में और नीचे है। नीचे है शायद। एक सेकंड। यस सर, ये यस। सो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं पहले। ये जो सिस्टम है इसका दो पर्पस होता है। सबसे पहला है सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करना, जो स्पर्म एंड ओवा होता है। स्पर्म यानी जो मेल सेक्स सेल, एंड ओवा जो है वो फीमेल सेक्स सेल। दूसरा पर्पस जो होता है वो होता है इन सेक्स सेल का कॉम्बिनेशन कराना, एंड उसके कॉम्बिनेशन जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसका डेवलपमेंट करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी पीढ़ी दर चलती रहती है। इसलिए इसे बाकी बॉडी सिस्टम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब इन ऑर्गन को समझने के लिए हमें इन्हें दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। यह है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन्स वो हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो शरीर के बाहर होते हैं, जो विजिबल होते हैं। तो पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सर ये फीमेल का है। यस सर। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे हमने बात करी कि हम उसको दो टाइप में बांटते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। तो आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो है आपके पेनिस एंड स्क्रोटम, एंड जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो है आपके टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड यूरेथ्रा, जो इमेज में विजिबल है। इसमें जो पेनिस एंड यूरेथ्रा होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट भी होते हैं और यूरिनरी सिस्टम का पार्ट भी होते हैं। अगला है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको भी हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों में डिवाइड किया है इजीली समझने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल है वो आपका क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा, एंड अगला है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो इसमें विजिबल नहीं है, तो बेसिकली क्या करता है वो म्यूकस सीक्रेट करता है वजाइना में, जो वजाइना को लुब्रिकेट करता है। अगला है इंटरनल, जिसमें है आपका वजाइना, यूट्रस एंड ओवरीज, जो आप इमेज में देख सकते हैं क्लियरली। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपके सेक्स सेल्स बनते हैं, लाइक ओवरीज बनाती हैं आपको ओवा, एंड टेस्टिस बनाते हैं आपके स्पर्म। इसके बाद इन दोनों सेक्स सेल्स का फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन से आपका बनता है जाइगोट, और कुछ समय बाद ये जाइगोट कन्वर्ट होता है आपका एम्ब्रॉय में। एम्ब्रॉय देन कन्वर्ट होता है आपका फीटस में। ओके, अब आते हैं, अब ये होता है, अब जैसे बुक में लिखा है, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। वो डिसाइड करता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो हमारे सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप्स के होते हैं, एक्स एंड वाई। हमारी बॉडी में हर सेल में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 23 पेयर। ओके, जो 23वां पेयर जो होता है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। बाकी जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के उन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं, जो मेल एंड फीमेल में एक जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं। जो ओवा होता है, जो ओवा होगा उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो होगा, सेक्स क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी आपकी एक्स एक्स क्रोमोसोम, एंड जो स्पर्म होगा उसमें होगी जो आपके सेक्स क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी एक्स वाई। अगर फीमेल का एक्स मेल के एक्स से जुड़ता है तो बच्चा फीमेल होगा। शेयरिंग हो रही है ना? बट शेयरिंग हो रही है? यस हाँ, सर, हो रही है।
ठीक। एंड बट अगर फीमेल का एक्स एंड मेल का वाई जुड़ता है तो मेल बच्चा पैदा होगा। सो इससे क्लियर होता है कि जो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा वो फादर के एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अगला है, ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हमने ब्रीफ में देखा है। एंड अगला है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोन सिस्टम भी बोल सकते हैं। हार्मोन्स होते हैं यही और नहीं सर, इसके ऊपर है सर, इसके ऊपर ये लिम्फेटिक सिस्टम है। यस सर, ये इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं इमेज को। अब मैं छोटा कर लूंगा तो फिर गायब हो जाएगा। ओके सर। ऐसे तो एंडोक्राइन सिस्टम को आप हार्मोन सिस्टम भी बुला सकते हैं। हार्मोन बेसिकली बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं जो एक मैसेंजर जैसा काम करते हैं, जो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। अब हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में थ्रू ग्लैंड्स, थ्रू ऑर्गन्स और थ्रू टिश्यूज। हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू दो प्रोसेस होते हैं आपका एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब जो एंडोक्राइन होता है उसमें रिलीज होता है आपका हार्मोन, एंड जो एक्सोक्राइन होता है उसमें आपके रिलीज होते हैं जैसे स्वेट, पसीना, आपका टीयर, सलाइवा, मिल्क एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अगला जो डिफरेंशिएशन है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में यह है कि एंडोक्राइन में जो ये हम हार्मोन रिलीज होता है वो कैसे होता है और कहाँ होता है। तो एंडोक्राइन में जो हार्मोन रिलीज होता है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज होता है, जबकि एक्सोक्राइन में होता है वो एक स्पेशल डक्ट जैसा होता है, उसके थ्रू होता है और वो स्पेसिफिक मतलब जो टारगेट टिश्यू होता है उसके वहीं पे वो रिलीज होता है इसमें। तो जैसे बुक में दिया गया है सबसे इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू किया गया है, बट इसमें जो सबसे मेन होता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमस, जो आप देख सकते हैं इमेज में, जो जो आपके थैलेमस के नीचे एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका एक लिंक होता है वो आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का एक लिंक होता है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस को इनपुट मिलती है ब्रेन स्टेम से, थैलेमस से और सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर एरिया से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो उस इंफॉर्मेशन को लेकर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो हार्मोन बनाती हैं एंड रिलीज करती हैं ब्लड में। एंड ब्लड जैसे आप जानते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो पहला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स जो बनाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा ये और बाकी हार्मोन्स भी बनाते हैं जो शरीर के बाकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे TCH जो है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड की बाकी सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसको ठीक है। ऐसा, एक सेकेंड, इसको दिखा दें पहले, पूरा दिखा दें इसको, फिर उसके बाद Yes. हम लोग वहां पर आते हैं, नहीं तो फिर वो चैप्टर रह जाएगा। ये थायराइड है, बता दो थायराइड है, एड्रेनल है। एड्रेनल है जो आपके किडनी के ऊपर है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, और जो थायराइड ग्लैंड होता है वो आपका बटरफ्लाई शेप में होता है। देन आपके पैनक्रियाज हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं। ये फीमेल का ही सही ओवरीज, बाकी मेल का टेस्टिस हो जाएगा। इतना ही है सर। हाँ ओके। सो TCH जो है ये हार्मोन थायराइड की बाकी सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि कितना क्वांटिटीज़ में थायराइड हार्मोन बनाना है और इसे कब रिलीज करना है। अगर आपकी बॉडी में TCH लेवल हाई होता है तो उसका मतलब है कि थायराइड जितना हार्मोन चाहिए उतना हार्मोन नहीं बन पा रहा है, और अगर TCH लेवल कम है तो यानी इसका मतलब है कि थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बना हुआ है। अगला है आपका ACTH जिसे हम एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जो आपकी बॉडी में बढ़े हुए स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है। जो ACTH है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करके एड्रेनल ग्लैंड्स बनाती हैं आपका कोर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कोर्टिसोल स्ट्रेस को रेगुलेट करने के अलावा ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है,
एंड ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अगला है आपका ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। इस हार्मोन की वजह से ही जो जैसे आप बचपन से आप बड़े होते हैं तो आपकी जो हाइट ग्रो करती है, इन सभी में इस हार्मोन का लाइक रहता है। बट एक जैसे हम जैसे बड़े हो गए, अब बड़े होने के बाद तो हाइट बढ़ेगी नहीं, एक एज के बाद बढ़ती है, उसके बाद जब रुक जाता है तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में दूसरे कामों में हेल्प करता है, जैसे कि रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म, कि ब्लड शुगर लेवल के हेल्थी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, लाइक बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। अगला है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये हार्मोन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल्स में कि ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, सो दैट जो ओवरीज हैं वो एग्स एंड एस्ट्रोजन को बनाएं। ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी लाइक इफेक्ट करती हैं, बट इसका जो लेवल होता है FSH का, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत फ्लक्चुएट करता है। मेल्स में FSH टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो स्पर्म बनाए। अगला है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन ये भी दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, एंड ये सेम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है। लाइक इन फीमेल्स में जो आपका LH हार्मोन होता है वो ओवरीज में एग्स को रिलीज करने में हेल्प करती हैं, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, जो अगले नेक्स्ट पीरियड से लाइक कम से कम 2 हफ्ते पहले शुरू होता है प्रोसेस ओव्यूलेशन। इस ओव्यूलेशन के बाद बनता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो मेक श्योर करता है कि जो फीमेल यूट्रस है वो हेल्थी है फॉर फीटस के लिए। ओके, जैसे बुक में दिया गया LH मेमोरी ग्लैंड्स को भी डेवलप करने में हेल्प करती है, बट वो जो होता है हेल्प वो इनडायरेक्टली होता है थ्रू 2 हार्मोन। ओके, अगला है आपका मेल्स में क्या करता है LH, ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करके क्या बनता है, वो बनता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जिसे हम यूथ हार्मोन भी कहते हैं। ओके, जो भी हमने अभी हार्मोन्स देखे, ये बनने हैं आपके एंटीरियर जो निकलते हैं, ये हमारे एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर पोर्शन से निकलते हैं। अब इसके पोस्टीरियर में आ जाते हैं, जहाँ जैसे बुक में मेंशन किया हुआ 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ऑक्सीटोसिन फीमेल में चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्रिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, उसको बढ़ाती हैं। प्लस ये मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसमें मिल्क सिक्रेशन को स्टार्ट करने में इस जो हार्मोन होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हार्मोन किडनी में किडनी जो हमारे बॉडी में वाटर लेवल रिटेंशन लेवल को कंट्रोल करती है, उसमें ये मदद करती है किडनी की। एंड बॉडी में वाटर लेवल कितना मेंटेन करना है, कितना ऑब्जॉर्व करना है, ये सभी ये हार्मोन इस हार्मोन की हेल्प से किडनी रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर ADH का लेवल कम है तो किडनी द्वारा जो वाटर अब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जब अब्जॉर्प्शन कम हो गया किडनी के द्वारा तो क्या होता है, बॉडी में वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, यूरिन लेवल बढ़ जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडिस करके एक बीमारी होती है। अब यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडिस में जो डायबिटीज का मतलब है बेसिकली वो है लाइक इंक्रीज यूरिन लेवल, एंड इंसिपिडिस का मतलब है टेस्टलेस। अब टेस्टलेस, तो इसको अगर आप कंपेयर करें डायबिटीज मेलाइटिस से, जिसमें क्या होता है यूरिन में जो होता है ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाता है। अब जैसे हमने बोला ADH को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, तो ये वैसोप्रेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आपके वेसल्स होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है हार्मोन। ये कंस्ट्रक्ट भी करता है, जैसे ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करने का काम आता है, जिसके थ्रू ये बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। प्लस ये बॉडी में सोडियम लेवल को बनाए रखने में भी हेल्प करता है आपका वैसोप्रेसिन।
नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। जैसे हमने देखा इमेज में, जैसे ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो आपके नेक पे होता है, फ्रंट साइड पे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। और ये जो दोनों पार्ट होते हैं वो एक छोटे से एक टिश्यू होती है, टिश्यू के छोटी सी स्ट्रिप से कनेक्ट होती है, इसे इस्मस कहते हैं, इस्मस। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी की जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ये रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है कि आपकी बॉडी जो भी फूड से जो भी हमें एनर्जी मिलती है उसको कैसे उसको स्पेंड करेगी, कैसे उसको यूटिलाइज करेगी। थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन मिलके हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसको भी, उसमें भी हेल्प करते हैं, मतलब दोनों मिलके, ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन हार्मोन। जैसे बुक में लिखा गया है, थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन अगर कम हो जाए तो बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, लाइक वो हाइट छोटी रह जाना, या फिर जो नाक का जो वो होता है, नाक में कुछ, उनकी नाक थोड़ी अलग टाइप की होती है, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है बॉडी में। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड दो कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ी हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो पहला है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, जब आपका थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो बिल्कुल ना बनाए, जब जो बनाए वो उसको रिलीज ना करे। इससे क्या हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, तो इसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सडन, जैसे कि किसी लोगों को हो जाता है, सडन वेट गेन हो जाता है, या बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है। अब इसका अपोजिट है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो जितना चाहिए उससे ज़्यादा आपका हार्मोन बनाता है या फिर इसको रिलीज करता है। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसमें मेटाबॉलिज्म आपका बहुत बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, सडन वेट लॉस हो जाना या भूख ज़्यादा लगना, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी कंडीशन, रैपिड हार्ट बीट होना, ऐसी बहुत सारी कंडीशन फेस करनी पड़ती है। अब इसमें एक और चीज़ मेंशन की, वो गोइटर। गोइटर मीन्स बेसिकली होता है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट। इसका कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, बट जो मेन कारण जो हमें पता है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। बट इसके अलग कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि किसी लोगों को रेडिएशन थेरेपी के बाद भी हो जाता है, या किसी लोगों को कुछ मेडिकेशन के थ्रू भी हो जाता है। अगला है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। सर आप वो फोटो दिखा देंगे, वो समझने में ईजी हो जाएगा, थायराइड एंड पैराथायरॉयड। इसी में है। सर अगले वाले में, उसको थोड़ा सर डिटेल में था वो, सर अलग भेजा था उसमें। हम्म? सर एक और जो अलग भेजे थे मैंने उसमें शायद, उसमें सर पिक्चर अच्छी क्लियर है सर उसमें, ये इसमें नहीं है सर, दूसरे में, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है सर। एक और था क्या? यस सर। वो तो जो दूसरा डायग्राम में था वो। तो उसमें थोड़ा डिटेल में, मतलब क्लियरली हाँ? दिखा रखा है उसमें, तो उसमें थोड़ा डिटेल में दिखा रखा है, मतलब पैराथायरॉयड एंड थायराइड का जो भी है। अच्छा, मुझे तो शायद फिर वो नहीं हुआ, हमने सोचा तो एक ही है, इसी को मैंने किया था। ओके ओके। एक 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 पीडीएफ आया तो दो आया था। सर दो आया था, दो। ओ, तो हम तो समझ रहे थे वो सेल वाला है। हाँ नहीं सर, नहीं सर, एक और भी है सर उसी के साथ, उसके बाद भेजा था। तो सर आगे बढ़ाऊँ? डाल देंगे, हाँ डाल देंगे उसमें। ओके सर। अगला है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है वो थायरॉयड ग्लैंड से अटैच होती हैं। इनका साइज जो होता है वो मटर के जितना होता है, मटर के दाने जितना होता है। एंड ये टोटल चार होती हैं, मतलब चार। इनमें से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ओके। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होती है हमारी मसल्स के लिए, हमारे मसल्स एंड नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है कैल्शियम। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, जिसे हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं एंड किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। अगर इसका उल्टा, जैसे अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो जाए, जिसे हम हाइपो पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो बहुत रेयर होता है,
उसमें क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मसल में क्रैम्प्स हो जाने लग जाते हैं। जैसे आपको कभी दर्द होने लग गया, ट्विचिंग होने लग गई हाथों की उंगलियों में। एंड देन बुक में मेंशन किया हुआ है, वो टेटनस नहीं है, वो टेटनी नाम की एक डिजीज होता है। तो उसमें क्या होता है, आपके हाथ और पाँव में बर्निंग सेंसेशन फील होती है, थोड़ी जैसे ट्विचिंग जैसी फील होती है। मसल में आपके स्पास में आपको फील होता है, एंड माउथ के आसपास एरिया में आपको नमनेस फील हो जाती है। तो उसे बोलते हैं टेटनी करके। वो बुक में टेटनस लिखा हुआ, टेटनी है। टेटनी। जैसे टेटनी। अगला है आपका एड्रेनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, वो छोटे साइज के ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जो आपके किडनी के ऊपर होते हैं। ट्रायंगुलर शेप में किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर होते हैं। हाँ सर, वो अगर वो फोटो दिखा दीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा सर, उसमें क्लियर है वो पीडीएफ अगर मैंने। सर ये नहीं सर, वो दूसरा है। चलो ये ना, सर, ये नहीं है सर, वो दूसरा है। उसमें से अलग से निकाल के दिखाया है उसमें आपने एड्रेनल ग्लैंड। उसमें सर आपका जो कॉर्टेक्स है और मेडुला क्लियरली दिखता है सर। तो वो वही उसी दूसरा वाला जो रहा होगा उसी में होगा, ओके जो तो ओके सर। पीडीएफ थे। हाँ ये सर दूसरे वाले में से। तो ठीक है, वो तो नहीं है दूसरा वाला। ओके। सो एड्रेनल ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं आपके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एंड कॉर्टेक्स में से अलग हार्मोन निकलते हैं, मेडुला में से आपके अलग हार्मोन्स निकलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो कॉर्टेक्स में से जो निकलते हैं उन हार्मोन्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो बॉडी में वाटर एंड मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। अगला है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उससे लड़ने में, उसको या कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, उसको ये रेगुलेट करते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तीसरा है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बहुत सुना होगा, कॉर्टिसोल। जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है बोलते हैं कॉर्टिसोल हो गया। तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करता है, एंड प्लस ये बॉडी कैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को यूज़ करेगी, उसमें भी बॉडी को हेल्प करती है कॉर्टिसोल हार्मोन। अगला है आपका एल्डोस्टेरोन। ये किडनी को हेल्प करती है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। ये कैसे करती है? बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ब्लड एंड टिश्यूज। मतलब ब्लड एंड टिश्यूज में आपके जो अमाउंट होगा सॉल्ट का, उसको रेगुलेट करती हैं। तो उसके थ्रू ये क्या करती हैं, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। अगला है आपका एंड्रोजन। इसे हम मेल हार्मोन कहते हैं, जो जैसे प्यूबर्टी, बच्चे प्यूबर्टी तक आते आते जो मेल होता है उसमें फेशियल ग्रोथ, जैसे प्यूबिक हेयर ग्रोथ, उसमें उसको ये रेगुलेट करते हैं आपका एंड्रोजन। अगला है आपका एस्ट्रोजन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो फीमेल में रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। अब ये हमने देखा कि ये है आपके अब हम देखते हैं मेडुला में, जो एड्रेनल का जो मेडुला पार्ट, उसमें से आपके जो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं आपके, जैसे आप देख सकते हैं एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। जैसे आपको जो शॉक हो गया इंजरी के टाइम में, ये सीक्रेट होता है एक्सेस क्वांटिटी में कि आपको डैमेज से बचा जाए। ये क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको जो होता है वो रेज कर देता है, या हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। सो तो मेडुला से दो निकलते हैं, जो एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। अगला है आपका थाइमस ग्लैंड। ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये एक स्पेशल टाइप का WBC बनाता है, जिसे हम टी सेल कहते हैं। ये इसको बनाता भी है, उसको ट्रेन भी करता है। टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज। जो ज़्यादातर जो टी सेल होते हैं, वो हमारा जो थाइमस होता है वो बर्थ से पहले ही बना लेता है, और जो बाकी जो बचते हैं वो हमारे टी सेल बचपन में एंड प्यूबर्टी तक आते आते जितने हमें चाहिए थ्रू आउट हमारी लाइफ में, वो टी सेल्स वो होता है जो थाइमस ग्लैंड बना लेता है। देन जैसे जैसे एज हो जाती है उसके बाद उसका यूज़ आई थिंक सर कम हो जाता है ना, यूज़ होता नहीं है थाइमस का। सर वो थाइमस का यूज़ नहीं होता ना उसके बाद। 14 के बाद नहीं होता, 14 के बाद जो है बहुत छोटी हो जाती है बिल्कुल, यस तो सर। उसके बाद नहीं होता। 14 तक जो है थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और ये जो बना देती है टी लिम्फोसाइट बना देती है, और उसकी ट्रेनिंग दिला करके फिर वो चले जाते हैं उसमें, और अल्टीमेटली ये उसमें जब एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो वो आपको सेलुलर जो है
इम्यूनिटी को डेवलप करने में सहायता करती है। Yes. इसको धायमा कहा जाता है। ये मदर की अनुपस्थिति में जैसे धायमा होती है, वही काम करते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक ये काम करती है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। ठीक। अगला है आपका पिनियल ग्लैंड, जो एक रेड कलर का होता है और नोड्यूल के शेप में होता है, जो हमारे ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल के पीछे होता है। अब इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, पता नहीं है। नॉन तो है, लेकिन वर्चुअली ये पीनियल ग्लैंड जो है, इसका कंसेप्ट ये है कि जो ये हार्मोन जो निकालती है, उस हार्मोन की वजह से आपके नींद पर इसका कंट्रोल होता है। दूसरा जो है ये तभी निकालती है जब आपके अंधेरा अधिक होता है, और ये अगर कम निकालेगी तो नींद कम हो जाती है। इसका मतलब कि जब कभी एजिंग प्रोसेस में ये कम निकालने लगती है, अपना सिक्रेशन कम करती है, तो लोगों को नींद कम आती है। इसीलिए एजिंग प्रोसेस में नींद कम आने का वो है। ये अंधेरे में अधिक इसके फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको माना जाता है कि वो सहस्त्रार चक्र के आसपास जो है, जब पराभौतिक सुखों की, मतलब पराभौतिक माने जो आध्यात्मिक सुख है, उनकी ये सबसे बड़ी पीनियल बॉडी है, और ये अंधेरे में अधिक सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से जो लोग सहस्त्रार चक्र में सुषुम्ना, मतलब कहते हैं कि आप सहस्त्रार चक्र को जगा लेंगे तो आपका ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे, उस के लिए रास्ता कौन सा होता है? ब्रह्म में, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनि रहते हैं, और वहां पर चूंकि अंधेरा रहता है, इसलिए इस सिक्रेशन अधिक होता है, और इसकी वजह से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। सो थर्ड आई चक्र। हम यस। ओके। अगला है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को हेल्थी लेवल में मेंटेन करने का भी काम करते हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम। इस सिस्टम के जो मेन पार्ट है वो है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इसमें, जो इसका पार्ट है, जैसे कि आप आगे देखेंगे वेसल्स एंड टिश्यूज का एक नेटवर्क है। तो बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम वो ऑर्गन्स का, वेसल्स का एंड टिश्यूज का एक नेटवर्क है, जो मिलकर एक कलरलेस फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं लिम्फ, उसको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाते हैं, यानी जो बेसिकली पहुंचाते हैं ब्लड में। तो उसके थ्रू ये ब्लड में जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक और काम भी करता है, बॉडी में जो फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसको रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम्स के पार्ट हैं आपके टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। आपका जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो आपके बहुत पिन साइज से लेकर आपके जो बादाम के दाने के साइज तक होते हैं। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी एंड टी। जो लिम्फ वेसल क्या होता है, जो लेके आता है लिम्फ को, वो लाकर इन लिम्फ नोड से पास कराता है। जो लिम्फ वेसल होता है, जो लिम्फ लाके बाकी जो टिश्यूज में से जो भी बचा जो फ्लूइड है उनको वापस लाके ये लिम्फ नोड से पास कराता है। अब लिम्फ नोड्स में जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर आउट करके क्या करते हैं, जो भी उसमें लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो वो उसको मार देते हैं, मतलब किल कर देते हैं। एंड देन वो फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है आपके ब्लड में, मीन्स मिल जाता है। एंड ये हो गया आपका। अब इसमें जैसे बताया गया, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल फॉर द ब्लड टेक प्लेस एट लिम्फ नोड। अब यहाँ लिम्फ नोड्स होती हैं वो कुछ एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। अब जो लास्ट है वो है आपका स्प्लीन। जैसे बुक में दिया गया, स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट नोड है लिम्फेटिक टिश्यू का सबसे। ये एज अ फंक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। स्प्लीन का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, जो आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर, एब्डोमेन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में सिचुएटेड होता है, स्टोमक के लेफ्ट साइड में। स्प्लीन के इनसाइड द स्प्लीन, जैसे बुक में लिखा गया है, देयर इज अ डेंस फ्लूइड, और उस फ्लूइड में बहुत टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। उसमें से एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फैगोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे जो जैसे हम जानते हैं कि आरबीसी को स्प्लीन क्या करता है, जो ओल्ड या डैमेज आरबीसी है उसको वो मार देता है, उसको देन न्यू में वो कन्वर्ट करने के काम आता है।
तो ये फाइगोसाइट्स जो होते हैं वो आरबीसीज को खा जाते हैं। एंड देन जैसे बताया कि स्प्लीन में फ्रेश लिम्फोसाइट फॉर्म होते हैं जो जैसे वेरियस इन्फेक्शंस से लड़ते हैं। एंड देन बताया गया कि मलेरिया टाइफाइड के दौरान जैसे कुछ बीमारी होती है उसमें स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। Okay. And then it's some situation like hemolytic anemia and blood cancer, it is removed by operation. तो हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं कुछ बीमारियों में। तो सर हो गया स्प्लीन का? हो गया पूरा? यस सर। बहुत बढ़िया। आप लोगों को कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लगा सर। क्या लगा सर? चीजें रिमाइंड हो गई अगेन। अब हम लोगों को बताइए बहुत कि बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। जी अगर हम लोग का, अब हम लोग आयुर्वेद में मान लीजिए बात कर रहे हो और सारे ग्लैंड हो, तो ग्लैंड्स के बारे में बताइए जरा, हम लोग याद दिला दें। सारथ को धन्यवाद देते हुए हम लोग कुछ बात करिए, कहाँ कहाँ है बोलिए। सारे जो है हम लोगों ने पढ़ाना भी, पीनियल ग्लैंड कहाँ है? पीनियल फिंगर नंबर 1 में सर। फिंगर नंबर राइट फिंगर, मिडिल फिंगर में, राइट मिडिल फिंगर। हाँ ठीक, वेरी गुड। पिट्यूटरी लेफ्ट फिंगर सर। लेफ्ट मिडल फिंगर। ठीक, लेफ्ट मिडिल जॉइंट में ना, मिडिल जॉइंट में सभी है। हाँ। हाइपोथैलेमस राइट थंब। लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब व्हाट थैलेमस। लेफ्ट थंब। अच्छा, और गोनाडियल ओवरी राइट स्मॉल फिंगर। राइट स्मॉल फिंगर, पिग जॉइंट। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पैंक्रियास कहाँ पर है? राइट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। हाँ, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। यस सर। और जो है किडनी के ऊपर वाला जो है वो किस में है? नंबर फिंगर लेफ्ट नंबर स्मॉल फिंगर। हाँ, लेफ्ट स्मॉल फिंगर। लेफ्ट स्मॉल फिंगर। हाँ, ठीक। और थायराइड और पैराथायराइड कहाँ पर है? फिंगर नंबर 4 और 5। रिंग फिंगर में, दोनों रिंग फिंगर। दोनों रिंग फिंगर। दोनों रिंग फिंगर, यस, दोनों रिंग फिंगर में पहले है पैराथायराइड और फिर थायराइड, क्योंकि पैराथायराइड का क्यों इनका समझिए क्यों ये रखा हुआ है। जो पहला है और हाइपोथैलेमस और थैलेमस हम लोगों ने इस पे रखा हुआ है। राइट में रखा है थैलेमस, राइट में थैलेमस बड़ी एनर्जी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस बड़ी एनर्जी है, इसलिए बड़ी एनर्जी कहाँ रखी गई? थंब में रखी गई। नंबर 1 पहले ऐसे हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि क्यों हम लोगों ने गोनाडियल उनको रखा हुआ कहाँ पर? राइट स्मॉल फिंगर। राइट स्मॉल फिंगर में है क्या? स्मॉल फिंगर में हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। आकाश, आकाश मतलब लंग्स। आकाश, आकाश करता क्या है? वैसे आकाश विस्तृत है, कवर। आकाश, ठीक है। सब लोग तभी खोले जब बोलना हो, अदरवाइज फायदा नहीं, फिर कहीं को करेगी। आकाश तत्व क्या है? सुशील जी बंद कर लो। तो आकाश तत्व क्या है? विस्तार दे रहा है। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी इन्होंने कहा ना कि ये जो हमारा सिस्टम है ये विस्तार देने के लिए है, ये अपने अगले उसको करने के लिए, तो इसलिए इसको आकाश तत्व के साथ जोड़ा गया। क्लियर? कंसेप्ट ये है कि आकाश तत्व साथ क्यों रखा गया, क्योंकि यह वर्चुअली आकाश तत्व की तरह काम कर रहा है, विस्तारवादी है। ये चाहता है कि वैसे ही पूरा विस्तार हो, किसी जाति का, किसी उसका ये विस्तार हो, इसलिए इसको रखा गया राइट स्मॉल फिंगर में आकाश के साथ। दूसरा हम लोगों ने रखा, दूसरा क्या था? सेकंड
एड्रिनल सर, सेकंड वायु एड्रिनल ग्लैंड, Adrenal. वायु में एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड में रखा हुआ है। उसमें तो मेडुला और दोनों में कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम फाइट और फ्लाइट की बात करेंगे? इसी में तो है हार्मोन, फाइट और फ्लाइट, इसी कार्टिसोल, में यस इसी में फाइट फ्लाइट वाला। यस तो ये फाइट फ्लाइट का है, तो यानी क्या है, इसका मूवमेंट बहुत तेज हो सकता है। अचानक आपको संकट आया और आपने दौड़ना शुरू किया, तो आपको जो एनर्जी मिली वो कहां से मिली? और सबसे अधिक एनर्जी किसमें है? वायु में। You में. सबसे अधिक मूवमेंट है वायु में, इसलिए वायु के साथ जोड़ा गया। तीसरा कौन सा आपका है? पैनक्रियास, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का हिंदी शब्द, हिंदी बताइए। अग्न्याशय, नासर. नासर, अग्नि का आशय। और ये फिंगर किसकी है? अग्नि की, अग्नि की. तो आपको इसमें कहने की जरूरत ही नहीं, ये अग्नि का था, इसलिए ये वो जो पर्पज इसका वही था कि ये अग्न्याशय है। और हम लोग अभी देख रहे थे, अभी जो पढ़ा हम लोगों ने, कि पैंक्रियाज कहाँ काम कर रहा है? पूरे आपका मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस भी आएगी, बाइल जूस भी आएगा। जी ऊपर सर. बाइल जूस आया, पैंक्रियाटिक जूस आया, और ये आप पर करके मिल गया ड्यूडेनम में। और तो पैंक्रियाज जिम्मेदार किसके लिए हुआ? सीक्रेशन भी उसका कम नहीं है, वही टेम्परेचर, वही जो है एसिडिक को एल्कालाइन कन्वर्ट करने में सहायक होता है। तो यानी वो अग्न्याशय नाम हिंदी से ही हिंदी के नाम से समझ लिया कि अग्नि वाली उंगली में है। चौथा बोलिए। थाइमस थाइमस। थाइमस को एक और नाम दिया गया, धायमा। धायमा क्या काम करती है? धायमा मदर की तरह ट्रीटमेंट करती है। जब तक आप 14 वर्ष के नहीं होते तब तक धायमा मदर की तरह मदरली काम करती है। और मदर के साथ जुड़ा हुआ अगर हमारे यहाँ कौन सा तत्व है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। कहाँ में, किसमें होगा मदर के साथ जुड़ा हुआ तत्व? बोलिए। जल. जल। जल माने प्रेम, जल माने दया, जल माने उदारता। ये जब जल के गुण है, मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा आप, वो थोड़ा मनन करिए, ये सब जल के गुण है। तो ये जो माया ममता, दया, माया, ममता, ये जो कंसेप्ट है वो मदर के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए जल के साथ धायमा को जोड़ा गया। क्लियर? पांचवा बोलिए। पृथ्वी पे पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहे हैं कि कैल्शियम के लिए सहायक है। कैल्शियम कहाँ पर है? जमीन, हड्डी पृथ्वी पे। हड्डी में 99% है कैल्शियम। तो हड्डी कहाँ है? 5वीं उंगली, इसी में तो है। पृथ्वी. बोन। बोन. रिंग अब फिंगर, थायराइड। थायराइड माने, थायराइड ग्रंथ का अभी क्या बताया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। तो थायराइड क्या करती है? काल के साथ क्यों जुड़ी है? काल क्या काम करता है? काल आपका व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। तो अगर ये थायराइड ग्रंथि आपकी ठीक से न काम करे तो आपके व्यक्तित्व का, मतलब मेटाबॉलिज्म शुरू वहीं से नहीं होगा, उसके साथ साथ सारा ग्रोथ में भी जिम्मेदार है। इसलिए ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक है, इसलिए इसको 6 नंबर से जोड़ा गया। 7वें नंबर में कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड सर। और 7वें नंबर में, हाँ, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी भौतिक सुखों की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक। और जहां पर बिंदी लगती है उसी के जस्ट पीछे है। अब आप समझिए 7वां नंबर हमारा क्या है? 7वां नंबर हमारे पास अगर जोड़ेंगे, 7वें नंबर में हमारे पास है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या था? हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था। सेरेबेलम काम क्या है? एक कोई टैक्स का नाम लिया गया था हम लोगों ने, कोई टैक्स आप लोग भूल गए थे। कोई टैक्स की बात कर रहे थे। कॉर्टेक्स। टैक्स है वो, नीचे से जाने वाली कोई भी एनर्जी, ऊपर से आने वाली कोई भी एनर्जी
एनर्जी कह लीजिए उनको, नीचे से जाने वाले कोई संवेदना, ऊपर से आने वाली कोई संवेदना बिना सेरेबेलम में आए हुए, चुंगी चौकी है, बिना उसमें आए हुए कोई काम नहीं कर सकती। यानी कोई भी, चाहे सूचना लाने का काम हो, चाहे सूचना भेजने का काम हो, मतलब ऑर्डर का हो, यानी यह महत्वपूर्ण सेरेबेलम की वजह से है। इसलिए फिंगर नंबर 7 को भौतिक सुख, कोई भी चीज जो आपके जीवन में घटित हो रही है, आने वाली जाने वाली, उनके लिए सुख क्या है? सुख यही तो है, आता है जाता है, आता है जाता है, यही तो है सुख का आधार। तो ये शरीर के लिए फिजिकली सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है, इसलिए इसको रखा गया फिंगर नंबर 7 में। 8 में क्या था? पीनियल ग्लैंड। Pineal Pineal gland. मन, अगर मन है, मन चाहे तभी तो ब्रह्मांड से संबंध स्थापित कर सकता है। अगर मन चाहे तो मन ही तो ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करता है, कोई और ताकत नहीं ना। आत्मा के द्वारा एक और चीज याद करिए, कहा था ना कि आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करेगी तो उसके साथ साथ एक और कौन सा ऑर्गन होगा, और कौन सा होगा द्रव्य, बताइए? लिम्बिक सिस्टम सर, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कहाँ है? अहंकार. काल काल ना 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 ना, आत्मा जब द्रव्य के रूप में जब कोई जाती है तो किसके साथ जाएगी? बार बार बताते हैं, मन के साथ। मन के साथ। मन क्या है? मन चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी है, और आत्मा क्या है? अध्यक्ष। तो बिना काम किसी, भाई जब जिसको काम मान लीजिए काम कराना है तो बिना सीईओ के कोई काम करा सकता है? नहीं कराएगा। तो आत्मा जब भी प्रवेश होगी, आप पढ़िएगा आगे चल के, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, जब भी ये आत्मा प्रवेश करेगी तो बिना मन के शरीर में प्रवेश ही नहीं करेगी। क्योंकि काम बिन पग चलई सुनई बेनुकाना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, वो आनंद रहित सकल रस भोगी, कोई नहीं है आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी वक्ता पर जोगी, वही करता है, वही वक्ता माना जाता है। करता मन है, काम तो करता है मन, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है आत्मा को। तो सीईओ काम जो करता है, लेकिन जब नाम होता है तो अध्यक्ष का हो जाता है कि अध्यक्ष जी ने ये काम करा दिया। ये है, तो मन के साथ जाता है। तो मन ऐसा संपर्क करता है, मन इंद्रियों के माध्यम से, ब्रह्मांड ही नहीं, वो किसी भी जगह पर संपर्क स्थापित कर सकता है, ब्रह्मांड के किसी कोने पर भी। और आधुनिक विज्ञान कह रहा है कि आपके शरीर के मन के द्वारा जो संवेग निकलते हैं, वह किसी भी आधारभूत चीजों के न होने के बावजूद, जैसे बीच में द्रव्य हो चाहे ना हो, बीच में वैक्यूम हो चाहे ना हो, बीच में कोई एयर हो या ना हो, संपर्क करता है कहाँ? ब्रह्मांड के किसी भी, इवन सूर्य जैसे, सूर्य की दूरी 1000 करोड़ सूर्य हो, उनके पीछे भी जो दूरी होगी, उस दूरी में स्थापित जो कण है, उससे मन संपर्क स्थापित करता है और लौट आता है। आधुनिक विज्ञान कह रहा है, अभी भी दिखा देंगे, वो भी लेक्चर होना है इसी सेकंड सेमेस्टर में, वो भी बताऊंगा कि क्यों कहा। प्रोफेसर पार्क जी को बताऊंगा, ताकि ये समझ में आए कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पाइरल मेंटेन क्यों बार बार कह रहे हैं, क्यों, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट एंड दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और स्पाइरल मेरिडियन, जहां कहां से लिया गया, हमारे उस पर योग से लिया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका योगदान है। तो एक तो ये, दूसरा वो कि जो कह रहा है कि हमारे शरीर का तंतु, मन का जो संवेग है, ये बिना किसी आधारभूत, कोई किसी मीडियम की अपेक्षा नहीं कर रहा वो, और जाता है करोड़ों मील दूर जाके भ्रमण करता है, और वहां के बिंदु से संपर्क स्थापित करता है, लौटता है। तो ये मन है। इसलिए मन को रखा गया कि अगर ब्रह्मांड के किसी कोने से आपका संपर्क स्थापित करना हो तो मन, इसलिए मन फिंगर नंबर 8 में रखा गया कि इसको पीनियल ग्लैंड को। ये सबसे ऊपर की श्रेणी है। इसके जागृत होने पर, ये तभी जागृत होगी
ये तभी जागृत होगी जब आपका घर गृहस्थी में मन कम लगेगा। जागृत होने की बात कर रहा हूं मैं, ये सब मत सोचिए कि सीक्रेशन नहीं होगा। सीक्रेशन सबसे सर्वाधिक तब होगा जब आपका घर गृहस्थ से ये इससे आपका संपर्क टूटेगा। तो आपका कंदराओं में जाएंगे, गुफाओं में जाएंगे, वहां पीनियल ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ेगा, आपको और होगा, आप आध्यात्मिक उसमें होंगे। और तब हम कहते हैं कि जब कुंडलनी जागरण से, कुंडलनी क्या है? कुंडलनी प्रथम स्टेज है, प्रथम सीढ़ी है। कुंडलनी माने इस लैडर में जो कोई सीढ़ी हो उसमें पहला पायदान है कुंडलनी का, और सहस्त्रार है सबके ऊपर है। तो जब पीनियल ग्लैंड डेवलप हो जाती है तब आपका सहस्त्रार से आप ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित कर पाते हैं। तो इसलिए उसको फिंगर नंबर 8 पे रखा गया। और 9, 10 हम लोगों ने पहले बता दिया है। 9 0, 10 माने शून्य। तो 10 को हम लोग कहा कि बड़ी एनर्जी है, थंब की बड़ी, थंब इज हेड, थंब इज हेड कहा है प्रोफेसर पार्क जीवू ने। इसका मतलब थंब माने महत्वपूर्ण है। तो थंब में दोनों बड़े ब्रेन के दोनों पार्ट हैं, और एक हाइपोथैलेमस है, हाइपो माने नीचे और थैलेमस ऊपर। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस रखा गया इसमें और हाइपोथैलेमस से रखा गया। दोनों सीक्रेशन कुछ न कुछ कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस तो बहुत बड़ा कंट्रोलर है, थैलेमस भी कंट्रोलर है। तो इसलिए इन दोनों को रखा गया। इस तरह ये पॉइंट को हम लोगों ने ऐसे ऐसे रखा। अभी हमको कभी समय मिलेगा तो हम लोग उस पर बताएंगे जो आपको पेज नंबर 38 ऑफ महर्षि भारद्वाज, उसमें बताया ना ऑर्गन्स को इन सब के आधार पर क्यों हम लोगों ने रखा और चाइनीज ने क्यों रखा, दोनों के उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और तब कहेंगे कि जो हम लोगों ने गुण द्रव्य गुण कर्म या हम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय रखा, उनके यही सब आधार था। तो मुख्य आधार जैसे वाला बताया पीनियल ग्लैंड, वो जो ग्लैंड वाला जो था, एंडोक्राइन सिस्टम वाला था, इनका आधार ये था। ऐसे ही आधार में सब रखे गए। मूल भूत रूप में यही कंसेप्ट था। और इसीलिए जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आगे डेवलपमेंट हुआ तो प्रोफेसर पार्कजेवो तब तक पदार्पण कर चुके थे सिद्धांत रूप में। 1975 के आसपास उनका पूरा हो चुका था। और जो हमारे यहाँ यौगिक चक्रों में जो हमारी अवधारणा थी कि हमारे चक्र यूं घूमते हैं, हम लोगों ने कहा कि चक्र हमारे यूं घूमते हैं। चाइनीज ने कहा हमारे वर्टिकल मेरिडियन है, नॉर्मली वर्टिकल मेरिडियन है, एक आध मेरिडियन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, जो कंसेप्ट प्लस उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि नहीं माना उन्होंने कहा कि एक दूसरे के सेतु है, चाहे हमने उनका लियो कनेक्टिंग पॉइंट के माध्यम से हो चाहे किसी माध्यम से हो। तो लेकिन उन्होंने हॉरिजॉन्टल मान लिया, एक बेल्ट मेरिडियन है वो आपके बेल्ट में होती है, यानी आपके हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। तो ऐसे मेरिडियन कंसेप्ट उनका भी था, उन्होंने भी वही चीज माना। उन्होंने कहा कि आपके पास एक पराभौतिक सत्ता है। पराभौतिक सत्ता कहा, उन्होंने कहा कि भौतिक नहीं बल्कि एक पराभौतिक द्रव्य है, वो ऊर्जा है, ऊर्जा, तो ऊर्जा शरीर है, तो वो भी उन्होंने कहा। लेकिन जब हम लोग प्रोफेसर पार्कजीव आ गए तो उन्होंने पहले तो वो कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुष, और यावंत है पुरुष तावंतो लोके। तो पहला कंसेप्ट डेवलप कर दिया कि ठीक है भाई, जब इस है तो हम शरीर में भी वही रख देते हैं। तो उन्होंने थंब इज हेड कह दिया कि थंब हेड है, और पूरे उंगलियां इसको रूप में उन्होंने मान लिया कि भाई ऐसे हम लोग करके पूरा शरीर का ऐसे रखा हुआ है शरीर। तो ये कंसेप्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ट्राई ओरिजिन थ्योरी दिया, वो वही थ्योरी जो हमारे आयुर्वेद के और आध्यात्मिक जो सिस्टम है उसमें सब थ्योरी बनी हुई थी। हमारे यौगिक चक्र थे तो चक्रों में कहा कि एनर्जी ऐसे घूमती है स्पाइरल वे में। चक्रों ने कहा कि बाएं दाएं छूटते ऊपर नीचे जाती है, तो चक्रों के आधार पर लिया गया। लेकिन प्रोफेसर पार्कजीव ने उसको ट्राई ओरिजिन थ्योरी दे दिया और कहा कि होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूटो, दे आर 4 फोर्सेस। तो उसको ट्राई ओरिजिन कहा, क्योंकि जो न्यूटो कहा वो कहा कि वही मन आत्मा की तरह है जो बिल्कुल निष्क्रिय है और कहीं वो नहीं, और वितरागी भाव से सबको देख रही है। तो वैसे ही हम लोगों ने जैसे कंसेप्ट लिया था, आप पढ़िएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किसने कहा था? ब्रह्मा विष्णु महेश उसी तरह था जैसे उन्होंने कहा था कि सूर्य, सोम और
वात पित्त कफ में कहा सूर्य, सोम और कौन? ब्रह्मांड में 3 शक्तियां हैं बड़ी, बताइए। इंद्र, हैं? सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा, सूर्य, दूसरा सूर्य, सूर्य, इंद्र, तीसरा तीसरा वायु। आकाश, वायु, 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 सॉरी सर, आकाश कहाँ शक्तिशाली है? शक्तिशाली की बात करिए ना। तीन फोर्सेस है, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा और तीसरा वायु, सूर्य। क्या काम कर रहा है? सूर्य वही काम कर रहा है जो कैटेबलिज्म का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है सूर्य। चंद्रमा क्या काम करता है? एनाबिलिज्म करने का। जो कफ का काम करना वो, तोड़ने कफ का। का काम करने वाला वो, और पित्त का काम करने वाला सूर्य। और तीसरा बचा कौन सा? वायु, वायु, वायु। तो वायु जो है रचनात्मक काम के लिए, जैसे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए वो जिम्मेदार है। तो वही वायु वात के रूप में हुआ। ठीक, तो वायु वात के रूप में हुआ। तो वात पित्त कफ 3 शक्तियां हैं, और इधर भी 3 शक्तियां हैं, वात पित्त कफ। वहां भी है सूर्य, सोम और वायु। तो यहाँ तुलना हो गई। फिर शरीर में जब आए तो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला वायु हो गया, क्योंकि वो भी मूवमेंट करता है। सारा मूवमेंट, सबसे अधिक तेज मूवमेंट तो ब्रेन करता है। तो मस्तिष्क वाला जो हुआ नर्वस सिस्टम को वहां रख दिया गया प्रणाली के रूप में। अदरवाइज हम लोगों ने उसको मन के साथ रख सकते हैं उसको। तो वो, तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या था? आप बोलिए। ब्रह्मा क्या काम करते हैं? क्रिएटर, क्रिएटर यहाँ कौन है? एनाबिलिज्म। कफ क्रिएशन है, कफ क्रिएशन है। जैसे चंद्रमा क्रिएशन है, तो कफ क्रिएशन है। और दूसरा विष्णु प्रिजर्वर, महेश क्या काम करते हैं? महेश डिस्ट्रॉयर। तो वायु क्या काम करती है? एक जगह से दूसरे विक्षेप कर देती है, यहां से वहां से यहां वो। और तीसरा विष्णु क्या करते हैं? दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। कौन काम है? सूर्य। ठीक है, चंद्रमा सूर्य तीनों आ गए। तो ये इस रूप में ये अवधारणा है, उस अवधारणा के उसमें है। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं, इन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हम लोग भले उसको किताबों में पढ़ते हो, उसको सारे सिद्धांत नहीं आ पाएंगे, लेकिन सब सारे सिद्धांत मिक्स हैं। और इसीलिए जो आता चला गया, हम लोग उस पर थ्योरी डेवलप करते चले गए, बस यही हुआ। तो हम लोग जो है इस वीडियो को प्रसारित करें, खुद सुने, दूसरे को सुनाएं। जो आपके पास ज्ञान हो दूसरों को बांटे, दूसरे के ज्ञान खुद ले, क्योंकि ज्ञान सबके पास है। तो ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, कोई मार्ग हो, सारे मार्ग अच्छे हैं। वो जहां से जो ले सके उसको लीजिए, और दोनों हाथ उलीचिए। यही सज्जन का काम, दोनों हाथों से उलीचिए। जो आपके पास ज्ञान हो दोनों हाथों से दूसरे को दे दीजिए। खुद आपके पास कुछ नहीं जाएगा, आपसे जाएगा नहीं, उसको मिल जाएगा। और ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये हमारी विधा पूरे संसार में फैल जाएगी। और तभी हम लोग कहेंगे खेमका सर का सपना पूरा हो गया। सपना क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं। कल ऑफ है, परसों हम लोग लेते हैं। ठीक है, 29 तारीख को। ठीक है सर, प्रणाम सर। ओके सर, प्रणाम सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। सर आपको बहुत याद रहता है सर, आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है सर। हम लोग को तो इतना याद भी नहीं रह सकता।